सहायक अभियंताओं और चयनित कनिष्ठ सहायकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। साथ ही ऑडिट विभाग हेतु चयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी के साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज मौजूद रहे। आप सभी को आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है, अपना योगदान देना है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है, लोगों के बीच में समन्वय का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को बहुत निपुण तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके लिए तमाम प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहा होगा, तमाम बार ऐसी स्थिति आई होगी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके माता पिता ने बहुत सारी चीजें अपने लिए कटौती करके आपकी पढ़ाई लिखाई में लगाया होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए लगाया होगा। तो निश्चित रूप से उनका भी नाम आप ऊंचा करेंगे, साथ में हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड का भी गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, ये नियुक्ति पत्र आपको 2 महीने पहले मिल जाते, लेकिन आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत हो पाए और 2 महीने की चुनावी भागदौड़ के बाद ये पहला अवसर है जब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज आप सबके नियुक्ति वितरण कार्यक्रम से की है, क्योंकि हमारे लिए युवा और नौजवान हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। क्योंकि मैंने लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में, विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसके बाद युवा राजनीति में, राज्य के युवा और नौजवानों के बीच में काम किया है। इसलिए युवा हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। इसलिए आज का यह अवसर भी आप सबके लिए, आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी आज ये विशेष है कि मैं इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सबके साथ सहभागी बन रहा हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की जो प्रतिभाएं हैं, उनकी कभी कमी नहीं रही है। हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान लोग रहे हैं, जिन्होंने देश दुनिया में देवभूमि उत्तराखंड के नाम को बढ़ाया है, मान सम्मान को बढ़ाया है। और जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उचित अवसर मिले, सही उनको दिशा मिले, रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मोदी सरकार में सड़क परिवहन केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पीएम नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में काम करने की बात कही। विश्व के सर्वमान्य नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे सरकार में काम करने का अवसर दिया है और इसलिए जो पिछले 10 वर्षों से भारत सरकार के काम चल रहे हैं और पूरे भारत माता के इतिहास को परिवर्तन करने का काम, एक ऐतिहासिक मजबूती प्रदान करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। उन्हीं कामों को आगे बढ़ा करके और अपना रात दिन मेहनत करके पूरा समय दे करके इस रोड और सड़क परिवहन मंत्रालय के माध्यम से एक नया और आयाम माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जुड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां मंत्री ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड, जनरल वार्ड और ओटी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी हैं। साथ ही जिला अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर HC गडकोटी से स्टाफ के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद मंत्री धन सिंह रावत जिला सहकारी बैंक भी पहुंचे। लगभग 25 करोड़ रुपए का काम जिला हॉस्पिटल में चल रहा है। वहाँ पे ICU यूनिट अलग बन रही है, वहाँ पे ब्लड बैंक अलग बन रहा है, पूरे वार्डों की रिपेयरिंग हो रही है। वहाँ पे सारे जो है CT स्कैन मशीन से MRI से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और जो मानक भारत सरकार के हैं उन सारे मानकों में हम जिला हॉस्पिटल को ला रहे हैं। लगभग 25 करोड़ रुपए का काम वहाँ पे हम करा रहे हैं आजकल और मुझे लगता है कि 4-6 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ जिला हॉस्पिटल में सभी को मिलेगी। आगामी बरसात को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में श्यामपुर हाट बाजार के पास नेशनल हाईवे से पुरानी चुंगी हरिद्वार मार्ग तक सड़क के दोनों ओर बने नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान नालों में गंदगी देख मंत्री अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त की और मानसून से पहले नालों की सफाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिस पर अधिकारियों ने 5 जुलाई तक नालों की सफाई करने की बात कही है। शायद उसी का रिजल्ट है कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे थे उनको हमने हटाने का भी काम किया। ये लापरवाही का ही परिणाम इनको भी भुगतना पड़ा। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बारिश पड़ती है, स्वाभाविक तौर पे लोगों के घरों में पानी घुसता है। उसका एकमात्र कारण ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो नाले बने हैं उन नालों को यदि हम प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे और यदि ओवरफ्लो होगा तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा। बहुत पहले मैंने जब एक तमाम प्रदेश के POs की MNAs की मीटिंग ली थी, तब भी मैंने बहुत निर्देशित साफ शब्दों में किया था कि आप सभी नालों को साफ करेंगे। अधिकांश जगह हुए हैं। अब ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ NH का नाला है, हालांकि नगर निगम के हमारे कर्मचारियों ने इसमें सफाई की है। आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ पर मानसून की दस्तक खतरा बन रही है। जोशीमठ में दरार और भू धसाव के बाद खतरा बरकरार है। जोशीमठ को लेकर तमाम तरह के अध्ययन हो रहे हैं। जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी नहीं हैं। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर सभी लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य में गूंगी बहरी सरकार काबिज हो तो फिर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। महारा ने कहा कि इसमें दोष हम नागरिकों का भी है, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसी क्षेत्र के सांसद को जीता कर भेज रहे हैं। लगातार आप भी, मैं भी, पर्यावरणविद इस चिंता को जता रहे हैं, लेकिन जब अंधी बहरी गूंगी सरकार राज्य में काबिज है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दोष हम नागरिकों का भी है। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस हुआ, इतना अग्निवीर योजना की वजह से लोग बेरोजगार होने की संभावनाएं बढ़ गई। केदारनाथ में सोने की चोरी जिस सरकार ने करी, उसी के सांसद को जिता के जब पब्लिक भेजेगी, जोशीमठ की बर्बादी जिसकी सरकार में हुई, उसके बाद भी जोशीमठ से अगर वही
पार्टी जीतेगी तो सरकार कैसे सुधरेगी, ये भी एक प्रश्न है। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और अधिक सशक्त किया है। सरकार के इस फैसले से अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर दकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इनमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद 2012 में इसे संशोधित किया गया और अब इसे मार्च 2024 में फिर से संशोधित किया गया है, जिसमें अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन आदि पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। 1930 से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही में जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उनको अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो वन उपज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मुख्य रूप से आपके जो छोटे मोटे घास है या आपका झूला है, इनका रवन्ना भी। राज्य में उपचुनाव को लेकर भाकपा माले ने बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील की है। इसी के चलते भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी नैनीताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से अपील की है कि जनता छल करने वालों को सबक सिखाए। उन्होंने कहा बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव को थोपा गया है, जिसे बीजेपी जेल भेजने वाली थी, आज उसे ही विधानसभा में लाने के लिए ताकत लगाई जा रही है। वहीं नीट के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। इन मुद्दों को लेके आपका देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर में जो उपचुनाव हो रहा है, तो हम लोगों ने तो अपील किया है कि भाजपा को हराने के लिए लोग इस चुनाव में वोट दें। और बद्रीनाथ का खास तौर पर जो मामला है कि बद्रीनाथ में विधानसभा का उपचुनाव किसी दूसरी वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने वो उपचुनाव राज्य की जनता पर, बद्रीनाथ विधानसभा की जनता पर एक तरह से थोप दिया है। जिस तरह से तोड़ फोड़ की, दल बदल की भाजपा की राजनीति है, उसके चलते उपचुनाव हो रहा है। कल तक भाजपा के लोग कहते थे कि इस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवाना है, आज भाजपा के लोग उस व्यक्ति को विधानसभा भिजवाना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह की राजनीति है, इस राजनीति को शिकस्त मिलनी चाहिए। और मंगलौर में भी भाजपा ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, उस व्यक्ति का एकमात्र रिकॉर्ड ये है कि वो देश के तमाम हिस्सों में घूम घूम करके अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ता रहा है। उसका उत्तराखंड से, मंगलौर से कोई लेना देना। हल्द्वानी के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने उन्नावली के बच्चों के आवास पर जाकर उनसे भेंट की और पूरा आश्वासन दिया कि सनातन हर तरह से उनके परिवार के साथ खड़ा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि जिस तरह से सनातन में ऊपर हल्द्वानी के अंदर लगातार विरोध समुदाय के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, इसका पूरा मास्टरमाइंड तौकीर रजा है, क्योंकि तौकीर रजा बरेली में रहता है, जो कि हल्द्वानी के काफ़ी करीब है, इसलिए पूरी फंडिंग तौकीर रजा के द्वारा ही की जाती है। वहीं उन्होंने मंजूरपुरा में हुए दंगों के लिए भी तौकीर रजा को जिम्मेदार ठहराया है। हम लोगों ने केरल में बहुत काम किया, तमिलनाडु में किया, हर जगह होने के बाद सिलवासा में देखा। आज लेकिन उत्तराखंड की जो स्थिति बनी हुई है, एक वर्ष के अंदर 6 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हादसा है। पहले हल्द्वानी के अंदर दंगे कराए जाते हैं और दंगों के हिंदू पत्रकारों को, हिंदू कर्मियों को और हिंदू पुलिसकर्मियों को पीटा जाता है। किस प्रकार से कार्य किया गया, और इस बार इतना घृणित कार्य किया गया है कि 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण करके उनको मानव तस्करी के माध्यम से बेचकर कहीं बाहर भेजने का प्रयास था। लेकिन समय रहते प्रशासन चेता और सही तरीके से जब हिंदू संगठनों ने आगे आकर मांग करी तो उन बच्चियों को बरामद किया गया है। अगर वो बच्चियां नहीं मिलती
तो आप ये बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता और हम सब लोग को शर्म का विषय बनता। सनातन धर्म पर जिस प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं अब बर्दाश्त के बात।